तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम द्वार में। तो दोस्तों, चैनल पर जो जो जुड़ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। और दोस्तों, आप सभी के लिए यह वीडियो जो है ना, आप सभी का सोशल साइंस का एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप सभी इस वीडियो को स्किप कर देते हो तो एग्ज़ाम सेंटर में काफ़ी ज़्यादा, एग्ज़ाम सेंटर से आने के बाद काफ़ी ज़्यादा आप सभी पछताओगे। क्योंकि दोस्तों, जितना सारा क्वेश्चन बताने वाला हूँ, वीडियो का लेंथ जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है। क्योंकि लेकिन दोस्तों, जितना सारा क्वेश्चन बताऊंगा उससे बाहर नहीं पूछेगा, ये मेरी गारंटी है। सारा जो है यहाँ पे मैं आप सभी को पूछा गया सवाल करवाऊंगा, जो कि पूछा जाता है और जिस तरह का सवाल जो है पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से लेकर के एंड तक बने रहना। और चैनल पर जो जो विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। क्योंकि ये चैनल अभी से एग्ज़ाम होने तक आप सभी के साथ तो रहने वाली है। इवन कि आप सभी का जब रिजल्ट आएगा तब तक जो है ये चैनल साथ रहने वाली है। और प्लस इस चैनल पे जो है क्लासेस भी आप सभी का 11th का करवाया जाएगा। तो वीडियो में जो है शुरू से एंड तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और बिना देरी करते हुए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चैनल पर जो जो नए आए हो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, आज का जो वीडियो बताऊंगा इससे 110% क्वेश्चन मैच करेगा, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद दोस्तों, एक ही वीडियो में, ठीक है, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल देखा कि एक वीडियो में पूरा सोशल साइंस खत्म। जी हाँ दोस्तों, एक वीडियो में ही आप सभी का पूरा सोशल साइंस का निचोड़ लेकर के आया हूँ। बिल्कुल वायरल वायरल प्रश्न करवाऊंगा जो सामाजिक विज्ञान का है। ठीक है, तो क्लास 10th के जितने भी विद्यार्थी है जिनका जो है सामाजिक विज्ञान का एग्जाम होने वाला है, वो लोग ध्यान देंगे कि आज के इस वीडियो में आप सभी को सोशल साइंस का एक ही वीडियो में जो है वो सारा कुछ बताने वाला हूँ। तो चलिए, वीडियो का लेंथ बड़ा होगा, वीडियो पे बने रहना। ठीक है, आज के इस वीडियो में आप सभी को और एक बात की ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा और साथ ही सब्जेक्टिव भी बताऊंगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ, सब्जेक्टिव भी, दोनों बहुत एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ। तो वीडियो पे बने रहना कंप्लीट शुरू से एंड तक। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो 2023 वाला एग्जाम हुआ था, ठीक है, 2023 में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था वो सब आप सभी को कर लेना है, वो सब कर लेना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि 19वीं सदी के दौरान कौन ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। 19वीं सदी के दौरान कौन ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रवाद। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रवाद इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं और आज का जो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था, तो जुलाई 1830 ईस्वी में। ठीक है, जुलाई 1830 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जुलाई 1830 ईस्वी। आगे चलते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो कह रहा है कि 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या क्या कदम उठाया। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, ये इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चैनल पर जो जो जुड़ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस करते जाइए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद करने के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। ठीक है, 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद करने के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है। खेड़ा जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। ठीक है, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने। ठीक है, संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए साइमन कमीशन भारत आया था। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं और आज का जो हमारा छठा नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया जिससे लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आलू। ठीक है,
ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आलू। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक गुट में धुरी शक्तियां द मुख्य रूप से नात्सी, जर्मनी, जापान और इटली थी, तो दूसरा खेमा जो मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना जाता था, उसमें कौन कौन से देश थे? उसमें कौन कौन से देश थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 1929 की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई? 1929 की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है कि बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा? ठीक है, बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्यात बाजार गिर गया। ठीक है, निर्यात बाजार गिर गया था, इस वजह से बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का जो है वो सामना करना पड़ा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 19वीं सदी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन थे? 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे? ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कपास और धातु, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कपास और धातु। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? मुद्रण तकनीकी जो था वो सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी? तो चीन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रेरणा कौन थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलमागिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। ठीक है, ज्योतिबा फुले इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समाप्यता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता है, उनके नाम क्या है? तो उनके नाम है जैव एवं अजैव संसाधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जैव एवं अजैव संसाधन। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि संसाधनों के अंधाधुंध शोषण में से किस प्रकार का वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है? ठीक है, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण में किस प्रकार का वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है? तो इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे चलते हैं और आज का हमारा जो 15 नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो हमारा जो 15वां नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि इससे क्या होता है? तो इससे पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है, जीवन साध्य संसाधन जलवायु और मृदा भी बनी रहती है, और बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीनी विविधता को संरक्षित करती है। यानी कि इनमें से सभी जो होगा, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? तो आरक्षित वन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आरक्षित वन। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं और आज का जो हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है वो देखते हैं। वो कह रहा है कि प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं? प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं? तो इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे चलते हैं और हमारा जो 18वां नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं।
वो कह रहा है कि मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती हैं वह किस प्रकार के फसल के अंतर्गत आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा खरीफ फसल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा खरीफ फसल। आगे चलते हैं और आज का जो हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है। ठीक है, पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत किस राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि राजस्थान इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग जो है वो नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग में किस प्रकार की समस्याएं पैदा हो गई है। जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग में किस प्रकार की समस्याएं पैदा हो गई है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि जल क्रांतता। ठीक है, जल क्रांतता इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए और चलते हैं आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है। औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोयला। ठीक है, कोयला इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग जो है वो नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं और देखते हैं हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 22 को। तो 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार के खनिज का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि यूरेनियम और एल्यूमिनियम। ठीक है, यूरेनियम और एल्यूमिनियम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है। वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं और हमारा जो आज का अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में सॉरी थोड़ा मजाक मस्ती हो गया। बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने क्या है क्वेश्चन कह रहा है कि बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किसी भाषा को बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि डच इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डच जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं और आज का जो हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। वो कह रहा है कि जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उसमें किन किन बातों को जोड़ा गया। जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया था तो उनमें से किन किन बातों को जोड़ा गया था। तो इनका आंसर हो जाएगा कि डच इनमें से सभी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखता है। निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश रखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है कि पोखरण जहां भारत ने 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए, यह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह भारत के राजस्थान में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको जो आप लोग नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं और आज का हमारा जो 28 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सामाजिक विभाजन अधिकांश आधारित होता है किस पर। तो शिक्षा पर। ठीक है, शिक्षा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 शिक्षा इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं और हमारा जो 29 नंबर क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है।
सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, वो हो जाएगा सांप्रदायिकता, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सांप्रदायिकता इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं और आज का जो हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है वो आप सभी को बताते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? ठीक है, निम्नांकित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा केरल। आगे चलते हैं और आज का जो हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नांकित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? निम्नांकित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से आय। ठीक, इनमें से सभी। ठीक है, औसत आय किसको कहा जाता है? तो इनमें से सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं और आज का जो हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, यानी कि उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं और आज का जो हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कौन सा क्षेत्रक भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्रक के रूप में जाना जाता है? कौन सा क्षेत्रक भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्रक के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्रक, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्रक। आगे चलते हैं और आज का जो हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। तो हमारा जो 34 नंबर क्वेश्चन वो कह रहा है कि निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है? निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि मुद्रा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं और हमारा जो 35 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां क्या होता है? तो इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे चलते हैं और आज का जो हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो वो कह रहा है कि विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सहायक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विदेशी व्यापार। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा विदेशी व्यापार, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं और जो हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है ये कह रहा है कि 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारणों से हुआ? 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारणों से हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं और आज का जो हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा शक्तिशाली और प्रभावी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा शक्तिशाली और प्रभावी। आगे चलते हैं, आज का जो हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ण व्यवस्था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूहों या दबाव समूहों की मुख्य उपयोगिताएं निम्न में से क्या है? तो इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आगे चलते हैं और आज का जो हमारा फिर सब्जेक्टिव है वो अब हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, फिर से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है। वीडियो अब 1 घंटा का बनेगा कि 2 घंटा का बनेगा वो नहीं पता है, लेकिन सारा जो है निचोड़ SST का मिल जाएगा, इससे बाहर आप सभी को जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, जितना सारा बताऊंगा उसी में से आएगा और जितना सारा वीडियो अपलोड हो चुका है, जितना सारा वीडियोज़ है जो बनाऊँगा उसी में से आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं और हम लोग चलते हैं अब सब्जेक्टिव की तरफ। ठीक है, सब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं।
तो हमारा जो सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है, मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि संसाधनों का प्रयोग कर मानव अपनी कठिनाइयों का निवारण करता है, संसाधनों के द्वारा मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि नदियों पर बांध बनाए जाते हैं क्यों। तो इसका आंसर हो जाएगा कि नदियों पर बांध इसलिए बनते हैं क्योंकि बांध देश के समग्र बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बांध एक संरचना है जो पानी को वापस रखने के लिए एक धारा या नदी के पार बनाई जाती है। तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि नदियों पर बांध क्यों बनाया जाता है। आगे चलते हैं और आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है। लोकतंत्र के लिए तो इसका आंसर हो जाएगा कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की आधारशिला है। ये उत्तरदायी शासन के नायक अंग हैं। राजनीतिक दलों को कम करने की स्वतंत्रता नहीं होती है। राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं और आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं। दोस्तों जितना सारा अभी जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ सारा जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में मुख्य कठिनाई क्या थी। ठीक है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली में मुख्य कठिनाई क्या थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य को संग्रहित करने के लिए सुविधा कमी एक बड़ी असुविधा है। यहाँ एक सामान्यकृत क्रय शक्ति के अस्तित्व की कमी है। यह खराब होने सामान के मामले में विशेष रूप है। ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं और अब हम लोग देखेंगे 3 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, जो 3 मार्क्स 3 नंबरिया क्वेश्चन सब होता है वो हम लोग देखेंगे। तो जो हमारा 3 मार्क्स का पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है। उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि उदारवादियों ने संसद के प्रतिनिधि सरकार का समर्थन किया। उनका मानना था कि मत देने का अधिकार केवल उन्हीं पुरुषों को नहीं है जिनके पास संपत्ति है, अपितु महिलाओं को और उन पुरुषों को भी होना चाहिए जिनके पास अधिक संपत्ति नहीं है और जो संपत्ति विहीन है। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता, संगठन बनाने जैसे सिद्धांतों का समर्थन किया। तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको जो है आप लोग वो नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं और जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है। जो चैनल पर जुड़ रहे होगा इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है और यह किस नदी पर है। इससे किस क्षेत्र को आर्थिक विकास में मदद मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना खाखड़ा नहीं होगा। ठीक है, भाखड़ा नागल परियोजना है। यह सतलुज नदी पर बनाई गई है। इस परियोजना से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर राज्य को लाभ मिला है। आगे क्या हो जाएगा कि इससे कृषि और उद्योगों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। तो ये जो हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको जो आप लोग नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं और आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि की परिभाषा दीजिए। कृषि क्या है उसकी परिभाषा देना और भारत में कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक सुविधाएं प्राप्त है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि भूमि पर की जाने वाली समस्त क्रियाएं जो फसलों उत्पादन एवं पशुपालन व्यवसाय के लिए आवश्यक है उन्हें करने की कला एवं विज्ञान को कृषि कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखना है कि भारत में कृषि के लिए निम्नलिखित सुविधाएं हैं। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि उत्पादकता बढ़ाने के लिए नहरों के द्वारा सिंचाई की सुविधा। अगला पॉइंट हो जाएगा कि निर्वाह कृषि में सिंचाई सुविधाओं का विकास। अगला पॉइंट हो जाएगा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सिंचाई यंत्र उपलब्ध कराना। अगला पॉइंट हो जाएगा कृषि संचालन के लिए ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराना। तो ये हो जाएगा इसका जो है वो बिल्कुल राइट आंसर। इसको आप लोग जो है वो नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं और आज का हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समवर्ती सूची से क्या तात्पर्य है, इसमें कौन कौन से विषय सम्मिलित है। समवर्ती सूची से क्या तात्पर्य है, इसमें कौन कौन से विषय सम्मिलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि समवर्ती सूची और
अथवा तीसरी सूची है, इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के साक्षाधिकारों को वर्णित किया गया है। इससे स्टाम्प ड्यूटी, ड्रग्स एवं जहर बिजली, समाचार पत्र, आपराधिक कानून, श्रम कल्याण जैसे विषय सम्मिलित है। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं और आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों अब जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो हम लोग 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। जो आप सभी का एग्जाम में 5-5 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जाने वाला है वो सब देखेंगे। दोस्तों हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की सड़कों का विस्तृत विवरण दे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो आप सभी का प्रीवियस ईयर पूछा गया था कि भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की सड़कों का विस्तृत विवरण दे, तो इसका आंसर हो जाएगा कि भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की सड़कों का विवरण इस प्रकार से है या फिर ब्यौरा इस प्रकार से है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे दे के लिखना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग डैश दे करके लिखना है कि यह देश के विभिन्न राज्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, या देश के विभिन्न राज्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। इस दृष्टि से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। इस दृष्टि से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। देश भर में 228 राष्ट्रीय राजमार्ग 79,116 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका राष्ट्रीय राजमार्ग का डेफिनेशन। इसके बाद जो आप सभी को सेकंड पॉइंट लिखना है वो हो जाएगा कि राजमार्ग, ठीक है। तो यह राजमार्ग राज्य की राजधानियों को विभिन्न जिला को जोड़ने का काम करता है। इसके निर्माण एवं देखरेख का दायित्व राज्य सरकार पर है। यह सभी राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े होते हैं। आगे आप सभी को लिखना है थर्ड में कि जिला सड़कें राज्यों के विभिन्न जिला मुख्यालयों एवं शहरों को जोड़ने का काम करते हैं। देश में कुल सड़कों का 14% जिला सड़कें हैं। अगला और लास्ट पॉइंट जो है वो है कि ग्रामीण सड़कें, ये सड़कें विभिन्न गांवों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। देश में कुल ग्रामीण सड़कों का हिस्सा कितना है, तो 14% है। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसको जो आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं और आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो दोस्तों अब जो है वो हम लोग फिर से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, जो कि आप सभी का एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा जुलाई 1815 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जुलाई 1815 ईस्वी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र की मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी। निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र की मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जूसेपी मैत्सिनी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं और हमारा जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि 1848 में यूरोपीय देशों के मजदूरी किसान कारणों से विद्रोह कर रहे थे। किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे, तो ये गरीबी से भी विद्रोह कर रहे थे, बेरोजगारी से भी विद्रोह कर रहे थे और भूखमरी से भी विद्रोह कर रहे थे। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इनमें से सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं और आज का हमारा जो 5वां नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्न में से किसने अपने उद्देश्य के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया, तो इसका आंसर हो जाएगा जूसेपी मैत्सिनी, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जूसेपी मैत्सिनी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता में के सूत्र में बांध सकता है, यह विश्वास किनका था, तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि जलियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे। जलियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि वैसाखी मेला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को समाप्त करने के लिए के बारे में था। तो इसका आंसर हो जाएगा नमक, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ऑटो वन बिस्मार्क। ठीक है, ऑटो वन बिस्मार्क इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था। चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था, तो 1922 यानी कि 1922 ईस्वी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा मृदा अपर्दन। ठीक है, जितने भी बच्चे चैनल पर जुड़ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, उनके नाम क्या है। तो उनके नाम हो जाएगा जैव और अजैव संसाधन। ठीक है, जैव और अजैव संसाधन। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जैव और अजैव संसाधन। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास कि निम्न में से किस मृदा को रेगड़ मृदा भी कहा जाता है। निम्न में से किस मृदा को रेगड़ मृदा कहा जाता है, तो काली मृदा। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, काली मृदा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास कि जून 1992 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरिया। ठीक है, रियो डी जेनेरिया इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास कि निम्न में से भारत के किस राज्य में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास कि भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र मैदान के रूप में है। तो इसका आंसर हो जाएगा 43%, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है। तो पठारी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अधिक सिंचाई। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारतीय वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया। भारतीय वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था, तो 1972 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1972 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी परियोजना सतलुज व्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम आती है। कौन सी परियोजना सतलुज व्यास के बेसिन में जल विद्युत उत्पादन में उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाखड़ा नागल परियोजना। ठीक है, भाखड़ा नागल परियोजना। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भाखड़ा नागल परियोजना। जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताया था, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 23 बताया था, उसका आंसर जो होगा 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, वो हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि दुनिया में से जल की कमी किन किन कारणों से बढ़ रही है। तो सूखा पड़ने के कारण भी पड़ रही है। ठीक है, सिंचाई की बढ़ती मांग के कारण भी पड़ रही है और जल की व्यर्थ बर्बादी के कारण भी पड़ रही है, यानी कि इनमें से सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास कि बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंच और डच, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फ्रेंच और डच।
क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास कि श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषा लोग किस धर्म के मानने वाले हैं। श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषा के लोग किस धर्म के मानने वाले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बौद्ध धर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जनता। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जनता। अगला क्वेश्चन है कि सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। क्या क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में पड़ती है, या फिर क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्यों में पड़ती है, या फिर प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्यों में पड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक। अगला क्वेश्चन है कि संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे है। तो न्यायालय इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय की सूची के अंतर्गत रखे गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य सूची। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य सूची। आगे चलते हैं और आज का जो हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है उस पर जो है वो फोकस करते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों को शासन चलाने का विकास अधिकार किस सरकार को प्राप्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तब इसको क्या कहा जाता है। तो तब इसको सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सत्ता का विकेंद्रीकरण। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य क्या है। नियमित रोजगार, या फिर स्वतंत्रता, या फिर बेहतर मजदूरी। तो इनमें से सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास कि भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है। भारत का कौन सा राज्य है जिसमें गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि भारत में प्रचलन बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। ठीक है, कृषि क्षेत्र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत किस वर्ग के देशों में आता है। भारत जो है वो किस वर्ग के देशों में आता है। तो निम्न आय। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा निम्न आय। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। 39 नंबर क्वेश्चन है कि परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार की गतिविधियां के प्रमुख उदाहरण क्या है। तो तृतीयक इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तृतीयक। अगला क्वेश्चन है कि कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि ये इसमें डाउट है, स्वैच्छिक बेरोजगारी और जो है वो संरचनात्मक बेरोजगारी, इसमें स्वैच्छिक बेरोजगारी और अल्प बेरोजगारी। इस क्वेश्चन को आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन को आप लोग चेक कर लेना। आगे चलते हैं, इसी के साथ 40 जो है वो MCQ खत्म होता है। आगे चलते हैं और अब हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को। अब हम लोग देखेंगे 2 मार्क्स वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो ये कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रारंभ हुई। ठीक है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रारंभ हुई। इसका आंसर हो जाएगा कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ब्रिटेन में तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति में काफ़ी बड़ा बदलाव आया। इसे ही औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है, जो शीघ्र ही यूरोपीय देशों से होते पूरे विश्व में फैल गया। औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात वस्त्र उद्योग के मशीनीकरण के साथ शुरू हुआ। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि भारतीय कृषि की विशेषताएं। फर्स्ट हो जाएगा कि भारतीय कृषि का पिछड़ापन, तकनीकी का उपयोग। सेकंड हो जाएगा कि मानसून पर आरक्षित। थर्ड हो जाएगा
पुरानी, थर्ड हो जाएगा पुरानी, थर्ड हो जाएगा पुरानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अब हम लोग 3 मार्क्स क्वेश्चन को देखेंगे। 1929 ईस्वी की महामंदी का बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? आंसर हो जाएगा कि 1929 की महामंदी के कारण बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोग बिल्कुल तबाह हो गए। पटसन की कीमतों में कोई 60% की गिरावट आ गई, जिसके परिणाम स्वरूप वे कर्ज में दबते चले गए। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि स्पिनिंग जेनी क्या था, इसका आविष्कार किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा कि स्पिनिंग जेनी ऊन की तेजी से कताई करने वाली मशीन है। इस मशीन के द्वारा एक समय में अनेक मजदूरों के बराबर कार्य कर लेती है। इसका आविष्कार स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व हुआ था। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि रोपण कृषि क्या है, इसकी एक विशेषता को बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वैसी कृषि जो केवल एक प्रकार की फसल वैज्ञानिक और व्यापारिक स्तर पर उत्पादन या उत्पन्न किया जाता है, रोपण कृषि कहलाता है। इसकी विशेषताएं हो जाएंगी कि बड़े क्षेत्र एवं बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता, कृषि की आधुनिक तकनीक की आवश्यकता और सस्ता श्रम एवं परिवहन की उपलब्धता। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल के किन्हीं 2 गुणों को लिखिए। राजनीतिक दल के किन्हीं 2 गुणों को लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा कि राजनीतिक दल चुनाव लड़ने एवं सरकार में राजनीतिक सत्ता करने वाले लोगों का एक समूह होता है। इसके निम्नलिखित गुण हैं। फर्स्ट हो जाएगा कि राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर नीतियों का निर्माण करना। सेकंड हो जाएगा प्रजातांत्रिक ढंग से कार्य करना। थर्ड हो जाएगा संविधान के नियमों के तहत न्याय संगत कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सूचना के अधिकार से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सामान्यतः देश के किसी भी क्षेत्र में अन्याय, शोषण या सत्ता का दुरुपयोग होने पर कानून के तहत सभी व्यक्तियों को न्यायालय में सूचना देने का अधिकार होता है, जिसे सूचना का अधिकार कहा जाता है। इट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन के 2 कार्यों को लिखें। आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन के कार्य। फर्स्ट, इसका प्रमुख कार्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समानता के साथ संचालित करना है। सेकंड हो जाएगा व्यापारिक शाखों का निष्पादन विश्व व्यापार संगठन ही करती है। अगला क्वेश्चन है बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है? बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि बैंक अपने यहाँ जमा राशि पर ब्याज देते हैं। बैंक अपने यहाँ जमा राशि पर ब्याज देते हैं, उससे अधिक ब्याज दिए गए ऋण पर लेते हैं। कर्जदारों से लिए गए ब्याज पर जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज में अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, अब हम लोग 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन को देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता स्थापित हो जाने के बाद कंपनी ने भारतीय व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित करने के लिए कई पग उठाए। उसने प्रतिस्पर्धा समाप्त करने, लागतों पर अंकुश रखने और कपास तथा रेशम से बने वस्त्रों की नियमित आपूर्ति के लिए एक नई व्यवस्था लागू की। यह काम निम्नलिखित कई चरणों में किया गया। फर्स्ट पॉइंट, गुमाशतों की नियुक्ति। कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों और दलालों को समाप्त करने तथा बुनकर पर अधिक से अधिक प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त कर दिए। उन्हें गुमाशत कहा जाता था। ये हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा आप सभी का कि बुनकरों द्वारा अन्य व्यापारियों को माल बेचने पर रोक। कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों पर अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर रोक लगा दी गई। इसके लिए उन्हें पेशगी धन दिया जाने लगा। काम का ऑर्डर पाने वाले बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए ऋण दे दिया जाता था। ऋण लेने वाले बुनकरों को अपना कपड़ा गुमास्ते को ही देना पड़ता था, वे उसे किसी अन्य व्यापारी को नहीं बेच सकते थे।
ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बुनकरों से कठोर व्यवहार। गुमाश्ते बुनकरों में अपमानजनक व्यवहार करते थे, सिपाहियों तथा चपरासियों को अपने साथ लेकर आते थे और माल समय पर तैयार होने पर न होने पर बुनकरों को दंड देते थे। बुनकरों को प्राय प्राय पीटा जाता था और कोड़े लगाए जाते थे। अब बुनकर न तो दम पर मोल भाव कर सकते थे और न ही किसी अन्य सौदागर को अपना माल बेच सकते थे। उन्हें कंपनी जो कीमत देती थी वह बहुत कम थी, परंतु ऋण राशि के कारण कंपनी से बंधे हुए थे। ये हो जाएगा इसका थर्ड पॉइंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसको आप लोग जो है वो नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक महत्वपूर्ण पेय फसल का नाम बताएं जो तथा उसको उगाड़ने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दें। आंसर हो जाएगा पेय फसल चाय और चाय के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां। फर्स्ट पॉइंट, तापमान। चाय का पौधा उष्ण तथा पोषण कटिबंधीय जलवायु में उगाया जाता है। इसमें 25 सेंटीमीटर से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। वर्षा, चाय के लिए पौधे के 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच भारी वर्षा की आवश्यकता होती है। थर्ड पॉइंट, मृदा। इसके लिए दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। और प्रमुख चाय उत्पादक राज्य क्या हो जाएगा, तो असम या दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी इत्यादि। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। आंसर हो जाएगा लोकतंत्र का केंद्र बिंदु जनता होती है। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। आगे हो जाएगा कि लोकतंत्र में जनता चुनावों में भाग लेती है तथा अपना प्रतिनिधि चुनती है जो आपस में मिलकर सरकार बनाती है, अतः अप्रत्यक्ष रूप से शासन की बागडोर के ही हाथों में होती है। अगला क्वेश्चन है कि अगला पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि सरकार जो भी निर्णय लेती है, कानून बनाती है, उस पर जनता को सवाल उठाने का हक होता है। अगर जनता को यह महसूस हो कि सरकार उसके अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तो वह अगले चुनावों में उसे मत न देकर सरकार से हटा भी सकती है। अतः लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी एवं वैध होती है। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स का, कि भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाने के क्या कारण थे। इन अवरोधकों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी। आंसर हो जाएगा कि सरकार ने विदेशी स्पर्धा से देश के उत्पादकों की रक्षा करने के लिए प्रतिबंध लगाए। इस समय उद्योगों का उदय हो रहा था और इस अवस्था में आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ने नहीं देती। इसके निम्नलिखित कारण थे। फर्स्ट हो जाएगा कि भारतीय कंपनियों का और अधिक कुशल बनाने के लिए प्रतिबंध हटा लिए गए। सेकंड हो जाएगा भारतीय कंपनियों को प्रतिस्पर्धा में आना होगा। थर्ड हो जाएगा कि अब नई प्रौद्योगिकी खरीदने के लिए कंपनियां स्वतंत्र होगी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये जो है एक मानचित्र कार्य है। ठीक है, तो दिए गए भारत के मानचित्र पर कपास और जूट उत्पादक क्षेत्रों को दर्शाइए। तो मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आप सभी को जितना सारा मानचित्र आता है, जितना वीडियो बनाऊंगा उसमें से 5 नंबर फिक्स रहेगा। बस मैप वर्क करवाऊंगा। ठीक है, चैनल पर जो जो जुड़ते जा रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा उसके बेल के आइकन को प्रेस करेंगे ताकि जब भी जो है वीडियो अपडेट हो, वीडियो आए, चैनल पर सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। अब हम लोग फिर से जो है वो और कुछ कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। क्लास 10th का जो है वो सोशल साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आप सभी का एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंडो चाइना किन किन देशों से मिलकर बना है। इंडो चाइना किन किन देशों से मिलकर बना है, तो है वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। चैनल पर जो जो जुड़ते जा रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है कन्फ्यूशियस कौन था। ठीक है, कन्फ्यूशियस कौन था, तो कन्फ्यूशियस चीन के एक शिक्षक, एडिटर नेता तथा दार्शनिक था। अगला क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस कब और किसके द्वारा आयोजित की गई थी। तो आंसर हो जाएगा कि जर्मनी के एकीकरण का आरंभ प्रसा के सिंहासन पर विलियम प्रथम के आसीन होने से हुआ। जर्मनी के एकीकरण का विचार वियना कांग्रेस के बाद जोर पकड़ने लगा। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 3 है कि जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आंसर हो जाएगा जर्मन के एकीकरण का आरंभ प्रसा के सिंहासन पर विलियम प्रथम के आसीन से होने से हुआ था और जर्मनी के एकीकरण का विचार वियन कांग्रेस के बाद जोड़ पकड़ने लगा। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, चर्चा करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के निम्नलिखित 3 कारण हैं। फर्स्ट हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऐसे उलझ गया कि उसका सारा ध्यान अपने बचाव में लग गया। अब वह भारत में अपने माल का निर्यात न कर सका, जिसके कारण भारत में उद्योगों को पनपने का सुअवसर प्राप्त हो गया। सेकेंड पॉइंट है कि इंग्लैंड के सभी कारखाने निर्यात की विभिन्न चीज़ों की बजाय सैनिक सामग्री के निर्माण में गए। इससे भारतीय उद्योगों को एक विशाल देशी बाजार मिल गया। थर्ड पॉइंट है कि देसी बाजार मिलने के अतिरिक्त भारतीय उद्योगों को भी सरकार द्वारा फौज की वर्दियों, बूट आदि बनने के काम मिल गया, जिससे भारतीय उद्योग भी प्रगति करते गए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 19वीं सदी के मध्य में मुंबई की आबादी में भारी वृद्धि क्यों हुई, कारण बताइए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि 19वीं सदी के मध्य में जो है मुंबई की आबादी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, तो इसके शिकार की राजधानी बना दिया गया और मुंबई में जो है कोटा की कपास और कहते हैं कि ट्रेडिंग बहुत बढ़ गई थी। इस प्रकार कारोबार बढ़ने की जनसंख्या में भी काफ़ी वृद्धि होती चली गई। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ पे है। तो अगला क्वेश्चन है कि सत्याग्रह के विचार का क्या अर्थ है और महात्मा गांधी द्वारा किए गए जो है वो सत्याग्रह आंदोलन के बारे में जो है वो चर्चा करना है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में एक नए तरह के जन आंदोलन द्वारा वहाँ की नस्ल भेदी सरकार का सफलतापूर्वक सामना किया था। सत्याग्रह बदले की भावना या हिंसा का सहारा लिया बिना ही आपे उद्देश्य में सफल हो सकता है। महात्मा गांधी भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। वे सत्याग्रह के महात्मा से अत्याचार के प्रति के अग्रणी नेता थे। उसकी इस अवधारणा की नींव संपूर्ण अहिंसा के सिद्धांत पर रखी गई थी, जिनसे भारत को आज़ादी दिलाकर पूरी दुनिया में जनता के नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित किया। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, सत्याग्रह आंदोलन का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद मिली, चर्चा कीजिए। आंसर हो जाएगा 19वीं सदी में भारत की गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का निम्नलिखित असर हुआ। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि मुद्रण क्रांति के परिणाम स्वरूप कम लागत पर अधिक पुस्तकों का प्रकाशन हुआ, जिसके कारण गरीब जनता को भी इस किताबों को खरीदने का अवसर प्राप्त हुआ। अनेक लोगों को छापा खाने में काम मिला। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा सस्ती मुद्रण सामग्री से उन्हें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार मिलने लगे। थर्ड पॉइंट हो जाएगा भाषाई प्रेस ने गरीब लोगों के मन में राष्ट्रवादी भावनाओं को रोपण किया। फोर्थ पॉइंट हो जाएगा मुद्रण संस्कृति द्वारा गरीबों में शराबखोरी, अशिक्षा आदि सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूकता अभियान छेड़ा गया। सामाजिक में धार्मिक कुरीतियां जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, मूर्ति पूजा, जाति प्रथा और ब्राह्मणों के प्रभुत्व का घोर विरोध मुद्रण शक्ति द्वारा किया गया। इस प्रकार मुद्रण शक्ति ने गरीब जनता के कल्याण का संभव बना दिया। अगला पॉइंट हो जाएगा कि किताबों में प्राचीन पाखंडों की आलोचना करते हुए नए और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना पर बिल दिया गया। इससे जन्म आधारित विशेषाधिकार तथा जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने का वातावरण बना। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है
कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में आए ऐसे कुछ सामाजिक बदलावों की चर्चा कीजिए जिनके बारे में टॉमस हार्डी और चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है। इसका आंसर हो जाएगा थॉमस हार्डी। 19वीं सदी के उपन्यासकार थॉमस हार्डी ने इंग्लैंड के तेजी से गायब होते देहाती समुदायों के बारे में लिखा। वह वही समय था जब बड़े किसान ने अपनी जमीनों को बाढ़ यंत्र कर लिया था और मशीनों पर मजदूर लगाकर उन्होंने बाजार के लिए उत्पादन शुरू कर दिया था। अगला आगे आप सभी को लिखना है चार्ल्स डिकेंस के बारे में कि चार्ल्स डिकेंस ने लोगों के जीवन व चरित्र पर औद्योगिकरण के दुष्प्रभाव के बारे में लिखा। उनके उपन्यास हार्ड टाइम्स 1854 में वर्णित काटाउन एक उदास काल्पनिक औद्योगिक शहर है जहां मशीनों की भरमार है, धुआं उगलती चिमनियां हैं, प्रदूषण से स्याह पड़ी नदियां हैं और मकान सब एक मजदूरों को यहाँ हाथ की संज्ञा से जाना जाता है और मशीन चलाने के अलावा उनका कोई और असीमता नहीं। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास एमसीक्यू है। ठीक है, एमसीक्यू है, निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो गुजरात में। ठीक है, गुजरात में जो है वो काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ख जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है? निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो दालें। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दालें। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारण बताएं। तो औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले मानवीय कारण, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा बाजार, जो उद्योग के लिए एक आवश्यक कारक है, इसके द्वारा औद्योगिक स्थिति प्रभावी होती है। दूसरा, सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता औद्योगिक अवस्थिति प्रभावित करती है। सस्ता श्रमिक उत्पादन लागत को कम करने में सहायक होता है। अगला पॉइंट हो जाएगा सरकारी नीतियां, उद्योगों को बढ़ावा देने में सरकारी नीतियां भी प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन है सड़क परिवहन के 3 गुण बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सड़क परिवहन के 3 गुण इस प्रकार हैं। पहला, सड़क उबड़ खाबड़ धरातल और पर्वतों पर बनाई जा सकती है। दूसरा, सड़क परिवहन अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तु के परिवहन में कम खर्चीला है। थर्ड हो जाएगा रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों के निर्माण में कम खर्च आता है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एक महत्वपूर्ण पेय फसल का नाम बताएं तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दें। आंसर हो जाएगा चाय एक महत्वपूर्ण पेय फसल है। इसे शुरुआत में अंग्रेज भारत लाए थे, परंतु आज ज़्यादातर चाय बागानों के मालिक भारतीय ही हैं। चाय का पौधा उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकाय वाले ढलाव क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। चाय की झाड़ियों वाले ढलवा क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। चाय को झाड़ियों के लिए वर्षा भर उष्ण और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। इस क्वेश्चन को मैंने प्रीवियस आप सभी को करा रखा है, जो प्रीवियस करवाया उसमें जो पॉइंट टाइप का बता दिया हूँ, तो इससे बेटर वही है, तो उसी को आप लोग देख लेना। अगला क्वेश्चन है कि परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों का आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडारण किस प्रकार किया जाता है। आंसर हो जाएगा पश्चिमी भारत में छत वर्षा जल संग्रहण की विधि प्रचलित है। छत वर्षा जल को पीवीसी पाइप द्वारा एकत्र किया जाता है। रेत और ईंट प्रयोग करके जल का छानन किया जाता है। भूमिगत पाइप द्वारा जल हौज तक ले जाया जाता है, जहां इसे तुरंत प्रयोग में किया जाता है। अतिरिक्त जल को कुएं तक ले जाया जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। ये जो मानचित्र कार्य है इसको मैं आप सभी को बता दूंगा, जो कि 5 मार्क्स का आप सभी को पूछेगा। ठीक है, एक वीडियो में जो है सारा मानचित्र कार्य बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है, इनमें से प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है।
यहाँ के नागरिक सीधे मताधिकार के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि एक सरकार को चुनते हैं। इस तरह और एक चुनी हुई सरकार रोजमार्ग का शासन करती है और नए नियम बनाती है या पुराने नियमों और कानूनों में संशोधन करती है। किसी भी लोकतंत्र में हर प्रकार की राजनीतिक शक्ति का स्रोत प्रजा होती है। यह लोकतंत्र का एक मूलभूत सिद्धांत है। ऐसी शासन व्यवस्था में लोग स्वराज की संख्याओं के माध्यम से अपने आप शासन करते हैं। एक समुचित लोकतांत्रिक सरकार में समाज के विविध समूहों और मतों को उचित सम्मान दिया जाता है। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत की संघ शासन व्यवस्था की विशेषताओं का चर्चा कीजिए। आंसर हो जाएगा, भारत की संघ शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता रहा है, तथापि पिछले स्तर वर्षों में भारतीय राजनीति में हुए परिवर्तन में संघवाद के चरित्र को गहरा स्तर पर प्रभावित किया है। इस कथन के आलोक में भारतीय संघवाद के समक्ष उपस्थित प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करें। संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है, क्योंकि इसमें स्वशासन तथा साझा शासन की व्यवस्था होती है। आगे हो जाएगा अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है कि भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियां का वर्णन करें। आंसर हो जाएगा, भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियां निम्न है। फर्स्ट है आधार तैयार करने की चुनौती, सेकंड है विस्तार की चुनौती, थर्ड है लोकतंत्र के जड़ें मजबूत करना। ठीक है, ये हो जाएगा इसका फर्स्ट हो जाएगा आधार तैयार करने की चुनौती। अभी दुनिया के 25% हिस्सों में लोकतंत्र नहीं है। ऐसे हिस्सों में लोकतंत्र की चुनौतियां हैं, वहां आधार बनने की। ऐसे देशों में अलोकतांत्रिक सरकार है, वहां से तानाशाही को हटाना होगा। उसके बाद एक स्वस्थ राष्ट्र की स्थापना करनी होगी जहां लोकतांत्रिक सरकार हो। इसे समझने के लिए नेपाल का उदाहरण लिया जाए। विस्तार की चुनौती, जिन देशों में लोकतंत्र वर्षों से मौजूद है वहां लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती है। लोकतंत्र के विस्तार का मतलब कि देश के हर क्षेत्र में लोकतांत्रिक सरकार के मूलभूत सिद्धांतों को लागू करना तथा लोकतंत्र के प्रभाव को समाज के हर वर्ग और देश की हर संस्था तक पहुंचाना। अगला पॉइंट लिखना है कि लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करना। हर लोकतंत्र को इस चुनौती का सामना करना पड़ता है। लोकतंत्र की प्रक्रियाओं और संस्थाओं को मजबूत करने से लोकतंत्र से अपनी अपेक्षाओं के बारे में सही जानकारी मिल सकती है। जनसाधारण की लोकतंत्र से अपेक्षाएं अलग अलग समाज में अलग अलग तरह की होती है। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चैनल पर जितने बच्चे जुड़ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। यदि कोई डाउट है तो पूछते जाइए कि इस क्वेश्चन पे डाउट है, या फिर यदि किसी तरह का और क्वेश्चन चाहिए, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो कमेंट डाउन करके बताते जाइए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते जाइए, उसके बेल के आइकन को प्रेस करते जाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं। आंसर हो जाएगा, हम औसत का प्रयोग किसी भी चीज़ या गणित या रुपया, आमदनी या आदमियों के सही संख्याओं का सटीक आकलन करने के लिए औसत का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण में गिरावट के एक उदाहरण दीजिए जो अपने आसपास आप देखते हैं। आंसर हो जाएगा, हमारे क्षेत्र के बहुत से वन उजाड़ दिए गए हैं, वहाँ कारखाना स्थापित कर दिया गया जिसके धुएं से पर्यावरण की गिरावट आ रही है। मजदूरों के रहने के लिए छोटे छोटे घर बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है तो इसे क्या कहा जाता है। आंसर हो जाएगा, जब मुद्रा विनिमय दो क्षेत्रों के बीच एक मुद्रा में ऋण लेता है, इस तरह के विनिमय को आगे पीछे भी ऋण कहा जाता है। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि बैंकों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। तो आंसर हो जाएगा कि बैंक सरकार की वित्तीय प्रणाली का प्रबंधन करते हैं। ये गैर लाभकारी संस्थान दूसरे बैंकों में बैंकरों के रूप में सेवा करते हैं। प्रत्येक देश में एक सेंट्रल बैंक होता है। राष्ट्रीय बैंकों के कुछ कार्यों में विदेशी मुद्रा की निगरानी करना, देश की मुद्रा को नियंत्रित करना और कागजी मुद्रा जारी करना शामिल है।
ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ताओं के किन्हीं 3 अधिकारों को बताएं और प्रत्येक पर कुछ पंक्तियां लिखिए। आंसर हो जाएगा कि उपभोक्ताओं के 3 आधार निम्न है। फर्स्ट, सुरक्षा का अधिकार। उपभोक्ताओं को ऐसी वस्तुएं की बिक्री से सुरक्षा का अधिकार है जो स्वास्थ्य एवं जीवन के लिए हानिकारक है। उपभोक्ता के रूप में यदि आप इस अधिकार के संबंध में सचेत हैं। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा सूचना पाने का अधिकार। आंसर हो जाएगा उपभोक्ता को उपलब्ध वस्तुओं की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता स्तर या श्रेणी या मृत्यु के संबंध में जानने का अधिकार है, जिससे कि वह किसी वस्तु अथवा सेवाओं का क्रय करने से पहले सही चुनाव कर सके। अगला क्वेश्चन हो जाएगा चयन का अधिकार। आंसर हो जाएगा अगला पॉइंट हो जाएगा चयन का अधिकार। इसका डिफिनेशन हो जाएगा प्रत्येक उपभोक्ता को अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को उनकी विभिन्न किस्मों में से चयन का अधिकार है। कई बार विक्रेता एवं व्यापारी धारिया गुणवत्ता वाली वस्तु को बेचने के लिए दबाव के हथकंडे अपनाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीयक क्षेत्रक कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन के कारण भी दीजिए। आंसर हो जाएगा ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा संगठित और असंगठित क्षेत्रों में जो अंतर स्पष्ट करने के लिए पूछता है वो, ठीक है। तो इसका अंतर स्पष्ट किस तरह से हो जाएगा? संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक, ठीक है। तो संगठित क्षेत्रक का जो पहला डिफिनेशन होगा वो होगा कि संगठित क्षेत्रक वे हैं जो सरकार के सीधे नियंत्रण में होते हैं। असंगठित क्षेत्रक का पहला डिफिनेशन होगा कि असंगठित क्षेत्रक वे हैं जो सरकार के सीधे नियंत्रण में नहीं होते हैं। संगठित क्षेत्रक का दूसरा पॉइंट होगा कि संगठित क्षेत्रक में सरकारी, डॉक्टर, मशीनरी, इंजीनियर आदि जैसे बड़े कार्यक्रमी आते हैं। असंगठित क्षेत्रक का जो है दूसरा पॉइंट होगा कि असंगठित क्षेत्रक के अंतर्गत भूमिहीन कृषक और फसल बटाईदार तथा बुनकर, लोहार आदि श्रमिक होते हैं। संगठित क्षेत्रक का थर्ड पॉइंट होगा कि इनका काम एक निश्चित समय तक चलता है, ठीक है। और आपका असंगठित क्षेत्रक का थर्ड पॉइंट होगा कि इनका काम अनिश्चित समय तक चलता है। संगठित क्षेत्रक का संगठित क्षेत्रक का फोर्थ पॉइंट होगा कि इन्हें अपने काम की सही रकम महीने में मिल जाती है, ठीक है। असंगठित क्षेत्र का फोर्थ पॉइंट होगा कि असंगठित क्षेत्र में कार्यक्रमी से पैसे को लेकर शोषण होता है तथा इन्हें अपने मेहनत का सही दाम कम ही मिलता है। तो ये हो जाएगा इसका असंगठित क्षेत्रक और संगठित क्षेत्रक का आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि उच्च जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए समस्याएं खड़ी कर सकता है, स्पष्ट कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा अधिक जोखिम वाली परिस्थितियों में जैसे फल बर्बाद होने के कारण, आग से संपत्ति नष्ट होना, दुर्घटना आदि ऋण व्यक्ति को अपने जाल में फंसा सकता है। उदाहरण के लिए कमला साहूकार से ऋण लेती है इस उम्मीद पर कि फसल तैयार होने पर कर्ज वापस कर देगी, लेकिन कीटनाशकों के हमले के फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। उसके लिए कर्ज की अदायगी असंभव हो गई। आगे लिखना है ऋण ने कमला की स्थिति और खराब कर दी, उसे अपनी जमीन को बेचना पड़ता है। अतः ऋण कर्जदार को एक ऐसी परिस्थिति में धकेल देता है जिससे बाहर निकलना बहुत कष्टदायक हो सकता है और कई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। उसके आगे हो जाएगा कि इन परिस्थितियों में ऐसे कर्जदारों को अपने ज़मीन के टुकड़े बेचकर कर्ज की अदायगी करनी पड़ती है। ऐसी परिस्थितियों में जोखिम और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि ऋण की अदायगी अच्छी फसल पर निर्भर करती है जो आगे वर्षा की अच्छी मात्रा, अच्छे बीज, तकनीक, कीटनाशक, रासायनिक खाद इत्यादि तत्वों पर निर्भर करती है। अतः इस प्रकार के ऋण किसान को ऋण जाल में फंसा देते हैं। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास कि दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है। आंसर हो जाएगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूसरे देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सामान्य तरीका है स्थानीय कंपनियों को खरीदना, उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना। आगे हो जाएगा
कि बहुराष्ट्रीय कंपनी एक अन्य तरीके से भी उत्पादन नियंत्रित करती है। विकसित देशों में बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का आदेश देती है। वस्त्र, जूता, चप्पल एवं खेल के सामान ऐसा उद्योग है जहां विश्व भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां को इन उत्पादकों की आपूर्ति कर जाती है जो अपने ब्रांड नाम से ग्राहकों को बेचती है। अतः इस प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है। चैनल पर जो जो जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। ये हो जाएगा इसी के साथ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चैनल पर जो जो जुड़ते जा रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए।